Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इकोनॉमिक सरप्लस, जो आपके एग्जाम डीएसएसबी पीजी इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए काफ़ी क्रूशियल है। इस लेक्चर में आज कवर करेंगे हम मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है और उसका जम्पशंस, सरप्लस और शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल सरप्लस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, डेट विथ लॉस, और साथ ही लास्ट में हम PYQ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है? एक मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आती है जब किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और बाय कंज्यूमर्स और क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर, वो दोनों इक्वल होते हैं। ग्राफिकली ये आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे डिटरमाइन होता है। डी आपका डिमांड कर्व है यहाँ पे, एस आपका सप्लाई कर्व है, वाई एक्सिस आपका प्राइस है, एक्स एक्सिस आपका क्वांटिटी है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो है डेट इज पॉइंट ई, ये पॉइंट आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो आपका हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस प्राइस का कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्वांटिटी है, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये था आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज का इक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर इस तरह डिटरमाइन किया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मार्केट इक्विलिब्रियम, ये आपका कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है। पहला अजम्पशन है आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन के थ्रू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, जिस पर प्राइस और क्वांटिटी होता है, वो आपका तभी पॉसिबल है जब आपका मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब क्या है? एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सेलर्स और बायर्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर सेलर्स और बायर्स पाए जाते हैं। जो फर्म्स होती हैं वो एज अ प्राइस टेकर वर्क करती है। इट मीन्स कि फर्म्स के पास लिबर्टी नहीं है कि वो प्राइस को वो मैनिपुलेट कर सके। जो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन हो गया, उसी प्राइस पे फर्म्स अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तीसरा, जो भी गुड्स सेल किए जाते हैं, सारे गुड्स आपके होमोजेनियस नेचर के होते हैं। इट मीन्स मल्टीपल, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, सारे फर्म्स जो गुड्स बना रही है, जो गुड्स सेल कर रही है, वो एक समान है, एक जैसे हैं हर तरीके से। नेक्स्ट अजम्पशन जो है वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट के अंदर फर्म्स जो है वो फ्रीली एंटर कर सकती है और फ्रीली वो मार्केट को छोड़ सकती है। अगला आपका अजम्पशन है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि जितने बायर्स और सेलर्स है मार्केट के अंदर, उन सभी को पूरी तरह की नॉलेज है प्राइस की, प्रोडक्ट की और मार्केट कंडीशन की। अगला है आपका रैशनल बिहेवियर। इट मीन्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है मार्केट के अंदर वो रैशनली बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, कंज्यूमर अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। नेक्स्ट अजम्पशन आपका है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इट मीन्स गवर्नमेंट मार्केट के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई टैक्सेस नहीं होंगे, कोई सब्सिडीज नहीं दी जाएगी, प्राइस कंट्रोल रेगुलेशन, ऐसा कुछ चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अगला आपका है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स बायर्स और सेलर्स जो है मार्केट के अंदर, वो अपने डिसीजन लेंगे इंडिपेंडेंटली, अपने प्रेफरेंसेस और कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से। अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना कंज्यूमर डिसीजन लेगा और कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना प्रोड्यूसर आपका डिसीजन लेगा। नेक्स्ट वी हैव प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स मार्केट के अंदर गुड्स का प्राइस है वो फ्लेक्सिबल है और वो डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से वो चेंज होता है। नेक्स्ट आपका अजम्पशन है सेटिस पैरिस कंडीशन। इसका मतलब ये है, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स है डिमांड और सप्लाई के, वो हम उसको कांस्टेंट मांग के चलते हैं मार्केट के केस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स। इट मीन्स डिमांड कर्व आपका इसमें डाउन स्लोपिंग नेचर का होगा और सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर में होगा। तो अभी तक हमने देखा मार्केट इक्विलिब्रियम वो कहता है किसी भी गुड या सर्विस की मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आएगी जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपकी इक्वल हो जाए। ग्राफिकली ये देखा जाता है जहाँ पे सप्लाई या डिमांड का आपका इंटरसेक्ट करता है। लेकिन ये मार्केट इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, ये कुछ अजम्पशन बेस्ड है, वो हमने अजम्पशन भी एक बार देख ली। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम।
जब मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होता तब दो सिचुएशन अराइज होती है, पहला आपका सरप्लस, दूसरा आपका शॉर्टेज। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस हुआ जहां पे डिमांड सप्लाई आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। जब गुड्स का प्राइस मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस पे ज़्यादा हो या कम हो, वो आपका कंडीशन कहलाता है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का। उससे दो सिचुएशन अराइज होगी, फर्स्ट सरप्लस, दूसरा शॉर्टेज। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? सरप्लस का मतलब है एक्सेस सप्लाई। इट मीन्स आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होता है, तब जाके वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड करता है। जब आपका क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो आपका सिचुएशन बनता है, केस बनता है आपका सरप्लस का, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। ये कब पॉसिबल है? जब आपका जो प्राइस जो होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट किया जाए। यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान से देखिएगा, डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट कर रहा है आपका प्राइस 3.5 पे। इससे कॉरस्पॉन्डिंग आपकी क्वांटिटी कितनी है? 200। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हुआ? 3.5। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हुई यहाँ पे? 200। अगर प्राइस मार्केट के अंदर 5 हो, जो प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? 350। और क्वांटिटी डिमांड कितनी है यहाँ पे? 20। सिंस प्राइस 5 पे आपका क्वांटिटी सप्लाई 350 है, क्वांटिटी डिमांड आपकी 20 है, तो इस केस में यहाँ पे सरप्लस कितना हुआ? 330 यूनिट्स का। तो बेसिकली सरप्लस का फॉर्मूला क्या हुआ? क्वांटिटी सप्लाई माइनस क्वांटिटी डिमांड। अब हम देखते हैं जब मार्केट में प्राइस आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कैसे करता है, कैसे पहुंचता है, जिसको बोलते हैं मार्केट एडजस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, इस मार्केट का प्राइस होना चाहिए इक्विलिब्रियम 3.5 होना चाहिए गुड्स का, बट इस मार्केट में प्राइस अभी क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। 5 प्राइस पे यहाँ पे सरप्लस देखने को मिल रहा है, दैट इज एक्सेस सप्लाई देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। अब क्या हो रहा है? सेलर्स के पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी है जो सेल आउट नहीं कर पा रही हो हायर प्राइस पे। 5 प्राइस पे डिमांड सिर्फ 20 यूनिट्स की हो रही है, बट सप्लाई 350 यूनिट्स की है। 330 यूनिट्स का सब सरप्लस पड़ा है सप्लायर के पास, वो सेल आउट नहीं कर पा रहा। इस वजह से क्या होगा? वो अपनी प्राइस कम करेगा ताकि ज़्यादा कंज्यूमर उससे गुड्स को खरीदे, और इवेंचुअली प्राइस कम होते होते वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, 3.5 पे आ जाएगा, जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई आपका इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगला केस आपका है शॉर्टेज का है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एक ऐसी कंडीशन है जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है क्वांटिटी सप्लाई से, और एक्सेस डिमांड आपका होता है क्वांटिटी डिमांड माइनस क्वांटिटी सप्लाई, ये आपका होता है एक्सेस डिमांड। ये पॉसिबल कब है? जब आपका प्राइस मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, सेम सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्ट कर रहा है आपका प्राइस 3.5 पे, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। क्वांटिटी इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 200, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। लेट्स से मार्केट का प्राइस जो अभी 3 पे है, इस प्राइस पे आपका डिमांड कितना है? 260 यूनिट्स का, और इसी प्राइस पे आपकी सप्लाई कितनी है? 150 यूनिट्स की। सिंस प्राइस 3 पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गया एक्सेस डिमांड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेज। एक्सेस डिमांड यहाँ पे कितना हो गया? शॉर्टेज कितना हो गया? दैट इज 260 माइनस 150, दैट इज 110। सो जब भी मार्केट के अंदर प्राइस होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा, उस केस में मार्केट के अंदर शॉर्टेज देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में, तब वहाँ पे मार्केट एडजस्टमेंट कैसे होता है वो एक बार देखते हैं हम। जैसे कि हमने देखा कि प्राइस 3 पे डिमांड यहाँ पे 260 यूनिट्स की है, सप्लाई 150 यूनिट्स की है। सिंस यहाँ पे सप्लाई जो है वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रही, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, इससे क्या होगा? बायर्स के बीच कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से प्राइस जो है मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा, और इवेंचुअली प्राइस बढ़ता ही आपका, जैसे प्राइस आपका बढ़ना शुरू करेगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड गिरेगी और क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ेगी, और इवेंचुअली क्या होगा कि दोनों इक्वेट कर जाएंगे और इकोनॉमी आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये था आपका मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, कि अगर जब मार्केट में प्राइस जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं रहता है, तो उस केस में मार्केट क्या सिचुएशन फेस करती है? दो सिचुएशन होते हैं, शॉर्टेज एंड सरप्लस। सरप्लस तब पॉसिबल है, तब अराइज होता है मार्केट में, जब आप मार्केट में प्राइस होता है गुड्स का वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है, और शॉर्टेज वाली कंडीशन तब अराइज होती है मार्केट में जब प्राइस आपका होता है गुड्स का मार्केट के अंदर वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल सरप्लस। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा था या अभी तक हम जानते हैं कि डिमांड कब आपका होता है डाउन स्लोपिंग नेचर का। कुछ इस तरह का आपका डिमांड कब होता है, क्वांटिटी प्राइस। डिमांड का आपका शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जो आपका इन्वर्स होता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। डिमांड कब आपको दो चीज़ें और शो करता है। डिमांड कब शो करता है कि मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर कितना विलिंग है किसी यूनिट ऑफ गुड के लिए को पे करने के लिए, वो शो करता है। जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेट्स से आपकी डिमांड कब है, फर्स्ट यूनिट पे प्राइस आ रहा है 10, सेकंड यूनिट पे प्राइस आ रहा है आपका 8, थर्ड यूनिट पे प्राइस आपका आ रहा है 6। तो ये आपका डिमांड कर्व है। पहली चीज़ तो ये डिमांड कर्व बताता है कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। दूसरी चीज़ ये बताता है कि मैक्सिमम प्राइस कितना कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए फॉर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ ए गुड। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यूनिट ऑफ ए गुड कंज्यूमर विलिंग टू पे price 10 at maximum. In the same way, for second unit of good, consumer willing to pay price 8. In the same way, for third unit of good, consumer willing to pay maximum 6 as a price. तो ये आपका मैक्सिमम प्राइस ही बताता है जो कंज्यूमर विलिंग है फॉर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ गुड। साथ ही साथ ये एक चीज़ और बताता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल बेनिफिट बताता है कि कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे कितना उसको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल बेनिफिट। तो डिमांड कर्व आपका मार्जिनल बेनिफिट भी शो करता है। जहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यूनिट पे अब प्राइस आपका 10 आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका मैक्सिमम विलिंग टू मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर विलिंग टू पे फॉर फर्स्ट यूनिट दैट इज 10। और ये भी शो कर रहा है कि कंज्यूमर को मार्जिनल बेनिफिट कितना हो रहा है फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से या बाय करने से, दैट्स ऑल्सो 10। इन द सेम वे, फॉर सेकंड यूनिट कंज्यूमर विलिंग टू पे price 8 as maximum, and the marginal benefit corresponding to quantity 2 is also 8, which shows the consumer will get the benefit of 8 when he or she will consume second unit of quantity or second unit of good. तो बेसिकली यहाँ पे की पॉइंट क्या निकला, जो हाई टोटल डिमांड कर्व का वो शो करता है दो चीज़ें कि मैक्सिमम प्राइस कितना कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए फॉर दैट यूनिट ऑफ आउटपुट, और साथ ही साथ ये शो करता है कि मार्जिनल बेनिफिट कितना कंज्यूमर मिल रहा है उस आउटपुट उस यूनिट को कंज्यूम करने से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डिमांड का सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप नहीं है, ये आपको दो चीज़ और इंडिकेट करता है, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बाय कंज्यूमर एंड मार्जिनल बेनिफिट कंज्यूमर रिसीविंग फ्रॉम दैट यूनिट ऑफ ए गुड। इन द सेम वे, सप्लाई कर्व आप जानते हैं, सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, जो आपका पॉजिटिव होता है। ये दो चीज़ और शो करता है। पहली चीज़ ये बताता है कि मिनिमम कितना प्रोड्यूसर विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए फॉर दैट यूनिट ऑफ आउटपुट, फॉर दैट यूनिट ऑफ गुड ही और शी इज सेलिंग। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एट क्वांटिटी 1 द प्राइस इज 2, इट मीन्स कि फर्स्ट यूनिट का प्राइस 2 है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिनिमम इतना प्राइस प्रोड्यूसर को चाहिए फर्स्ट यूनिट के लिए, ये शो करता है। इन द सेम वे, अब अगर प्राइस क्वांटिटी 2 के लिए प्राइस आपका 4 है तो ये शो करता है कि मिनिमम इतना प्राइस प्रोड्यूसर को चाहिए सेकंड यूनिट को सेल करने के लिए। साथ ही साथ सप्लाई कर्व आपको मार्जिनल कॉस्ट भी शो करता है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन सप्लाइंग द अनदर यूनिट ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यूनिट का प्राइस आपको 2 था तो ये मार्जिनल कॉस्ट भी शो करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड यूनिट का प्राइस आपका 4 था तो ये शो करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना है सेकंड यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सप्लाई कर्व शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप। देन शो करता है कि मिनिमम कितना प्राइस कंज्यूमर प्रोड्यूसर विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट, एंड साथ ही साथ ये शो करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कितना लग रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए और सप्लाई करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें शो करता है आपका सप्लाई कर्व। तो अब आशा करता हूँ आपकी दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी, डिमांड कर्व क्या शो करता है और सप्लाई कर्व क्या शो करता है। इसी चीज़ का यूज़ करके हम आगे पढ़ने वाले कंज्यूमर सरप्लस, टोटल सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, इसका मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम WTP दैट इज मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड। कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड को पाने के लिए, खरीदने के लिए कितना मैक्सिमम विलिंग है पे करने के लिए वो, और कितना एक्चुअली उसने पे किया उस गुड को खरीदने के लिए,
दो का डिफरेंस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इसका फॉर्मूला आपका हो गया मैक्सिमम WTP माइनस प्राइस दैट इज एक्चुअली पेड। इस ग्राफ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिमांड कर्व है, प्राइस P ग्राफिकली जो आपका कंज्यूमर सरप्लस डिटरमाइन होता है वो होता है एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव दिस प्राइस लेवल अप टू द क्वांटिटी परचेज। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिमांड कर्व है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा हमने कि जो हाइट जो होती है डिमांड कर्व की वो इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम कितना विलिंगनेस टू पे है बाय कंज्यूमर फॉर अ गुड। लेट्स से कंज्यूमर ये प्राइस चल रहा है मार्केट में, इसके पास कॉरस्पॉन्डिंग ये क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी सेल आउट हो रही है मार्केट के अंदर इस प्राइस पॉइंट पे। तो इस क्वांटिटी के लिए, लेट्स से इस क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर इतना विलिंग है पे करने के लिए, बट एक्चुअली कितना पे कर रहा है वो पी प्राइस पे कर रहा है। इन द सेम वे इस क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर विलिंग है इतना पे करने के लिए, बट एक्चुअली पे कर रहा है पी प्राइस पे कर रहा है। तो इसका डिफरेंस जो हुआ ना वो आपका हुआ कंज्यूमर सरप्लस। तो ग्राफिकली आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इट इज अ एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल। जो आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं ये आपको हो गया कंज्यूमर सरप्लस। एट प्राइस पी क्यू क्वांटिटी सेल आउट हो रही है, इट मीन्स इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जाएगी सेल आउट होगी। क्वांटिटी Q1, लेट्स से यहाँ पर क्वांटिटी Q1 है, इस क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर विलिंग है इतना पे करने के लिए, यहाँ पर WTP है कंज्यूमर का फॉर Q1, बट एक्चुअली कितना पे कर रहा है वो P पे कर रहा है। इन द सेम वे फॉर क्वांटिटी Q2, इट्स Q2, इस क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर विलिंग है इतना पे करने के लिए, बट कितना पे कर रहा है एक्चुअली वो P अमाउंट पे कर रहा है। सो बेसिकली इसका डिफरेंस जो हुआ WTP और प्राइस का वो आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। और ग्राफिकली आपका एरिया होता है बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लेवल। तो ये आपका एरिया जो हो गया, ये आपका एरिया हो गया कंज्यूमर सरप्लस का। अगला आपका है प्रोड्यूसर सरप्लस। जैसा हमने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस, उसी प्रकार आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। वो बताता है द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर अ यूनिट ऑफ गुड एंड द मिनिमम WTA। जैसा कि आपको पता है कि आपको सप्लाई का आपका WTA बताता है, दैट इज मिनिमम प्राइस विलिंगनेस टू एक्सेप्ट बाय प्रोड्यूसर। तो लेट्स से आपका ये प्राइस है मार्केट के अंदर, इस प्राइस पे इसकी क्वांटिटी सेल आउट हो रही है, तो जीरो से लेकर क्यू तक क्वांटिटी मार्केट में सोल्ड आउट होगी एट प्राइस P। लेट्स से फॉर क्वांटिटी Q1 प्रोड्यूसर इतना विलिंग है, मिनिमम उसको इतना पैसा चाहिए, दैट इज WTA फॉर Q1, बट एक्चुअली कितना मिल रहा है उसको P अमाउंट मिल रहा है। तो उसका डिफरेंस क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया एट क्वांटिटी Q1। इन द सेम वे फॉर क्वांटिटी Q2 प्रोड्यूसर को इतना पैसा चाहिए कम से कम, इससे कम पे वो मार्केट में सेल आउट नहीं करेगा, बट उसको कितना पैसा मिल रहा है, P अमाउंट मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लस क्या हुआ, P माइनस WTA। तो ग्राफिकली प्रोड्यूसर प्लस जो होता है इट्स अ एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व हुआ, इसके ऊपर का एरिया, और बिलो द प्राइस लाइन ये आपका प्राइस हो गया। इसका बीच का एरिया जो है वो आपका होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। इसका फॉर्मूला हो गया प्राइस रिसीव्ड माइनस मिनिमम WTA। नेक्स्ट आपका है टोटल सरप्लस। टोटल सरप्लस क्या होता है, इट इज समेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल नेट बेनिफिट टू सोसाइटी फ्रॉम मार्केट ट्रांजेक्शन। बात को ध्यान समझिएगा। लेट्स से ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, हम गुड एक्स की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे हो गया प्राइस ऑफ एक्स। ये पॉइंट आ गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इट मीन्स इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रहा है इतनी क्वांटिटी का इस प्राइस पे। इस प्राइस पे प्राइस P पे क्यू क्वांटिटी मार्केट में सोल्ड ट्रांजेक्शन हो रहा है, उससे सोसाइटी को कितना बेनिफिट पहुंच रहा है, सोसाइटी में दो एजेंट्स आपके कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, उन सबका जब सम करेंगे हमको मिलेगा टोटल सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं टोटल नेट बेनिफिट टू सोसाइटी, जो मार्केट ट्रांजेक्शन से हो रही है। इसको हम कम्युनिटी सरप्लस ही बोलते हैं, टोटल सरप्लस को, इसको सोशल सरप्लस भी बोलते हैं, इकोनॉमिक सरप्लस भी बोलते हैं, टोटल वेलफेयर भी बोलते हैं, इसका अलग नाम है टोटल सरप्लस का। सो फॉर्मूला उसका बेसिकली टोटल सरप्लस समेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस प्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। जस्ट ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, P और Q आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, P पॉइंट पे Q अमाउंट सेल आउट हो रहा है मार्केट के अंदर, इस पॉइंट पे
पी पॉइंट पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस होगा आपका एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन. सो दिस एरिया विल बी consumer surplus at price P. And producer surplus, it is an area below the price line and above the supply curve. So at price P, the producer surplus will be this area. The summation of CS and PS, that is consumer surplus and producer surplus, will called total surplus. तो ये था आपका कॉन्सेप्ट टोटल सरप्लस का, कंज्यूमर सरप्लस का एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का. ग्राफिकली कैसे सब डिटरमाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंट्यूशन हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन अ फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट. आज के लेक्चर स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिटरमाइन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो प्राइस आ रहा है डेट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड जो क्वांटिटी आ रही है डेट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ अजम्पशन बेस्ड है. जिसमें अजम्पशन था, का पहला अजम्पशन ये था कि आपका मार्केट जो होना चाहिए वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स और बायर्स पाए जाते हैं. मार्केट के अंदर गुड्स जो ट्रेड हो रहा है वो आपका होमोजेनियस नेचर का होता है. और मार्केट के अंदर जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती है. ये आपके फीचर्स होते हैं मार्केट के. हम देखते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट. इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टोटल सरप्लस जो निकल के आ रहा है वो आपका मैक्सिमम हो. तो एक मार्केट को इकोनॉमिकली एफिशिएंट तब बोलेंगे जब द टोटल सरप्लस जो है वो आपका मैक्सिमम हो, तभी जाकर आपका मार्केट जो है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट कहलाता है. इकोनॉमिक एफिशिएंट नथिंग कुछ नहीं है, बस ये आपका है कि टोटल सरप्लस आपका मार्केट में मैक्सिमम हो, तब जाके आपका मार्केट इकोनॉमिकली एफिशिएंटली कहलाता है. और ये कब पॉसिबल है? इट मीन्स कि टोटल सरप्लस मार्केट में कब आपका मैक्सिमम होगा? ये उसी मार्केट में मैक्सिमम होगा जब आपका मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अलावा अगर कोई भी मार्केट है उसमें केस में आपका टोटल सरप्लस जो है मैक्सिमम नहीं होगा. इट मीन्स वो मार्केट आपका इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं है. इकोनॉमिकली एफिशिएंट मार्केट एक ही मार्केट दैट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो बेसिकली टोटल सरप्लस तभी मैक्सिमम होगा जब आपका मार्केट इकोनॉमिकली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा. और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जब होता है तब आपका एक मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई. इट मीन्स जब आप क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होगा, उस पॉइंट पे आपका मार्केट आपका क्या होगा? इकोनॉमिकली एफिशिएंट होगा. और टोटल सरप्लस केस में आपका मैक्सिमम होगा. अब कंडीशन क्या है मार्केट एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है? ये मार्केट आउटकम इज एफिशिएंट अगर नीचे दिए गए तीनों कंडीशन आपके सेटिस्फाइड हो जाए. पहला कंडीशन मार्जिनल बेनिफिट टू अ कंज्यूमर ऑफ द लास्ट यूनिट is equal to marginal cost of production. Marginal benefits nothing but price or maximum willingness to pay by consumer. और marginal cost nothing but price, supply का प्राइस जो आ रहा है, and minimum willingness to accept by supplier और producer. जब ये दोनों चीज़ इक्वल होगी, लास्ट यूनिट जो ट्रेड हो रही मार्केट में, तब जाके आपका इकोनॉमी में मार्केट आपका क्या होगा? इकोनॉमिकली एफिशिएंट होगा. इस पर ध्यान दीजिएगा. ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई, इस पॉइंट पर सेक्शन पॉइंट है. ये आपका पी स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपका क्यू स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सिंस आपका डिमांड का जो प्राइस होता है वो इंडिकेट करता है आपका मार्जिनल बेनिफिट इंडिकेट करता है, और मैक्सिमम WTP इंडिकेट करता है. इन द सेम वे सप्लाई का जो प्राइस होता है वो इंडिकेट करता है मार्जिनल कॉस्ट, और मिनिमम WTA इंडिकेट करता है. तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका क्वांटिटी डिमांड इक्वल क्वांटिटी सप्लाई है, इस पॉइंट पे क्या होगा? बेसिकली प्राइस आपका MB के इक्वल भी हो गया और प्राइस आपका MC के इक्वल भी हो गया. तो बेसिकली पी स्टार पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपका MB इक्वल टू MC हो रहा है. तो बेसिकली जब आपका MB इक्वल टू MC होगा और WTP इक्वल टू WTC हो जाएगा, WTA हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है और वो मार्केट आपका इकोनॉमिकली एफिशिएंट है. इट मीन्स वहाँ पे टोटल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम है. अब देखते हैं कि अगर मार्केट इकोनॉमिक पॉइंट पे नहीं है तो उस केस में एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ता है. ये हमारा मार्केट है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है पी स्टार और क्यू स्टार. ये हमारा डिमांड है, ये हमारा सप्लाई है. इस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है. इट मीन्स मेरा टोटल सरप्लस जो है वो मेरा मैक्सिमम है. इट मीन्स मेरा मार्केट मेरा जो है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट है. लेट्स से मार्केट अभी क्यू स्टार पे ना होके Q1 पे ट्रेड कर रही है. इस पे देखते हैं.
लेट्स से मार्केट यहाँ पे नहीं है, क्यू स्टार पे नहीं है, मार्केट अभी इस पॉइंट पे है जिसको हम Q1 बोल देते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिमांड का भी जो प्राइस आ रहा है और सप्लाई का भी जो प्राइस आ रहा है, जो डिमांड का प्राइस आ रहा है उसको P1 बोलते हैं, जो सप्लाई का भी प्राइस आ रहा है उसको P2 बोलते हैं हम। सो जो P1 है वो इंडिकेट करता है मार्जिनल बेनिफिट एट Q1, जो P2 है वो इंडिकेट करता है मार्जिनल कॉस्ट एट Q1। सो एट Q1 जो क्वांटिटी आपकी Q1 है जो ट्रेड हो रही है मार्केट में, क्वांटिटी जो इतनी क्वांटिटी से कम है, उस केस में आपका मार्जिनल बेनिफिट जो है वो जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट से। सो ये इंडिकेट करता है कि बेनिफिट जा रहा है कॉस्ट से, तो इकोनॉमी जो मार्केट जो है वो कम गुड्स ट्रेड कर रही है, उसको क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए, अदरवाइज उसको सोसाइटी को लॉस होगा। वह दूसरी तरफ अगर मार्केट में जो क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है वो इकोनॉमिक प्राइस से ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्वांटिटी से ज़्यादा है, लेट्स से Q2 पे ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर क्वांटिटी, Q2 पे जो प्राइस है सप्लाई कर्व पे लेट्स से P2 और डिमांड कर्व पे जो प्राइस है लेट्स से P1। P2 का इंडिकेट कर रहा है डेट मार्जिनल कॉस्ट एट क्वांटिटी Q2, P1 का इंडिकेट कर रहा है मार्जिनल बेनिफिट एट क्वांटिटी Q2। सिंस यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जा रहा है मार्जिनल बेनिफिट के एट Q2, तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो हो रहा है वो वेस्टफुल प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मार्केट को अपना क्वांटिटी जो है वो कम करना चाहिए। तो बेसिकली जब भी मार्केट में इक्वल क्वांटिटी से अलग कोई क्वांटिटी ट्रेड आउट होगा, उस केस में आइदर वेस्टफुल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा या सोसाइटी को लॉस देखने को मिलेगा। अगर आपका जो क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है लेस देन Q स्टार है, उस केस में क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए टिल Q स्टार। अगर क्वांटिटी आपका जा रहा है Q स्टार से, उस केस में क्वांटिटी डिक्रीज करनी चाहिए टिल कि मार्केट Q स्टार तक पहुंच जाए। तो ये सिचुएशन था कि अगर मार्केट पॉइंट पे नहीं है, उस केस में मार्केट पॉइंट पे कैसे पहुंचेगी इकोनॉमी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनएफिशिएंसी एंड डेडवेट लॉस। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब आपने समझा लास्ट स्लाइड में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मार्केट इकोनॉमिकली एफिशिएंट तब कहलाती है जब उसका टोटल सरप्लस दैट इज समेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है। और वो कब पॉसिबल है, जब आपका मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव किया जा रहा है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में कोई डिस्टॉर्शन है और मार्केट एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रही, इनएफिशिएंट है, उस केस में टोटल सरप्लस मैक्सिमम नहीं है, तो उस केस में मार्केट को कुछ लॉस बियर करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डेडवेट लॉस। तो डेडवेट लॉस जो होता है इट इज अ डिडक्शन इन टोटल सरप्लस that occurs when market fails to operate at its efficient equilibrium level, that is when market इस पॉइंट पे नहीं है, इससे अलग ऑपरेट कर रही है, उस केस में टोटल सरप्लस मैक्सिमम नहीं है और जो टोटल सरप्लस लॉस हो रहा है मार्केट में उसको हम बोलते हैं डेडवेट लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कारण है कि मार्केट इस पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करती है? ये आपका वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका मार्केट क्लियर पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे आपका टोटल सरप्लस मैक्सिमम हो रहा है। जब मार्केट इस पॉइंट से अलग ऑपरेट करेगी, उस केस में मार्केट को में इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी और टोटल सरप्लस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या कारण है कि मार्केट इस पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करती है? पहला कारण है प्राइस प्रोडक्ट प्राइस सीलिंग। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल जानने के लिए एक कारण है कि मार्केट जब कारण है कि ये कारण है कि मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं करती इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगला है टैक्स एंड सब्सिडीज, मोनोपोली प्राइसिंग और मार्केट फेलियर्स। दीज आर द रीजंस बिहाइंड कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑपरेट क्यों नहीं करती। जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करती, मार्केट में डेट लॉस होता है, डेट इज रिडक्शन इन टोटल सरप्लस होता है। अब हम देखते हैं ग्राफिकली कि टोटल डेट लॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेट्स से एट प्राइस P स्टार मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट। P स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग आपका Q स्टार है या आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई का। प्राइस P स्टार पे Q स्टार ट्रेड आउट हो रहा है मार्केट के अंदर। इस पॉइंट पे कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन। P स्टार प्राइस है, इसको ऊपर का एरिया है डिमांड कर्व पे, वो एरिया आपको कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। बेसिकली कौन सा एरिया हो गया? ABC। तो ABC इज अ कंज्यूमर सरप्लस व्हेन प्राइस इज P स्टार। व्हेन प्राइस इज P स्टार, उस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया? प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ एरिया बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व।
देन आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया एरिया DEF, तो आपका हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। तो एट पी स्टार टोटल सरप्लस क्या हो गया, ये आपका हो गया एरिया हो गया, टोटल सरप्लस हो गया आपका समेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, दैट इज द एरिया हो गया आपका A प्लस B प्लस C कंज्यूमर सरप्लस, D प्लस E प्लस F प्रोड्यूसर सरप्लस। तो एट पी स्टार टोटल सरप्लस इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। एंड इस केस में आपका डेड वेल लॉस जीरो है, क्योंकि मार्केट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो टोटल सरप्लस केस में आपका मैक्सिमम होता है। लेट्स से मार्केट ऑपरेट कर रही है P1 पे, P स्टार आपका इकोनॉमिक प्राइस है, लेकिन अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है P1 चल रहा है। P1 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो डिमांडेड है और सप्लाइड है, और P स्टार P1 प्राइस के ऊपर सप्लाई हो रही है, क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी हो रही है क्वांटिटी की, Q1 हो रही है। लेकिन सप्लाई इससे ज़्यादा है, एट प्राइस P1 डिमांड Q1 है बट सप्लाई इससे ज़्यादा है। तो इस प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ P1 के प्राइस पे, P1 प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, एरिया A। कंज्यूमर सरप्लस नथिंग बट द एरिया अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। ग्राफिकली it is the area above the price line and below the demand curve. At price P1 consumer surplus is area A. At price P1 the producer surplus will be BDF। देखिए कैसे होगा प्रोड्यूसर सरप्लस एट प्राइस P1 पे, एट प्राइस P1 Q1 quantity is traded in the market, so area below the price line P1 and at quantity Q1 is B, D and F, so producer surplus is B, D and F at price P1, so total surplus in this case will be A, that is consumer surplus, B, D, F, that is producer surplus, so total surplus will be A, B, D, F. This area will be called total surplus at price P, and net loss will be the C plus E in this case। क्यों, जब आपका मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, P स्टार पे था, उस केस में टोटल सरप्लस कितना था आपका, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। लेकिन जब आपका मार्केट प्राइस P1 पे है तो आपका टोटल सरप्लस कितना है, A प्लस B प्लस D प्लस F। क्या मिसिंग यहाँ पे, C और E आपका मिसिंग है, तो इतना जो एरिया है जो C और E कैप्चर कर रहा है वो आपका मिसिंग है एट प्राइस P1। तो ये आपका क्या हो गया, डेड बेट लॉस हो गया, जब आपका प्राइस जो है मार्केट में P स्टार पे नहीं है P1 पे है, तब उस केस में आपका डेड लॉस हो गया C प्लस E। तो बेसिकली डेड लॉस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, इट शोज की द रिडक्शन इन टोटल सरप्लस। टोटल सरप्लस के अंदर क्या कमी आएगी जब मार्केट अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ऑपरेट नहीं करेगा। इस केस में हम जब देखा कि मार्केट जब अपना प्राइस ऑपरेट कर रहा है हायर प्राइस पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से हायर प्राइस पे ऑपरेट कर रहा है, उस केस में आपका सरप्लस टोटल सरप्लस जो रिडक्शन आ रहा है वो आ रहा है बाय द एरिया ऑफ C प्लस E, दैट विल बी कॉल्ड डेड लॉस इन दिस केस। और एक शॉर्ट ट्रिक है, ग्राफिकली डेड लॉस होता है ट्रायंगल बिटवीन Q1 एंड Q स्टार। Q स्टार आपका क्या है, Q स्टार आपका है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, Q1 क्या है, Q1 आपका है द क्वांटिटी दैट इज ट्रेडेड इन द मार्केट। Q1 आपको क्वांटिटी है जो ट्रेड हो रहा है, और Q स्टार इज आपका जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है अंडर डिमांड सप्लाई का, वो आपका हो गया डेड लॉस ग्राफिकली, अब आप देख भी सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल तौर पे। लेट्स से कि हमारा एक मार्केट है ब्लूबेरीज का, मार्केट में इकोनॉमिक प्राइस चल रहा है 100 रुपये पर केजी। इकोनॉमिक प्राइस का मतलब है इस प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई है, और इस पॉइंट पर आपका टोटल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और नाउ इमेजिन करो कि मार्केट में जो प्राइस है अब 150 हो गया ड्यू टू प्राइस फ्लोर। अभी प्राइस फ्लोर होता है क्या, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी लेकर समझ लीजिए कि मार्केट में प्राइस जो है 100 से बढ़ के 150 हो गया ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट आई बीच में मार्केट के अंदर, बोले कि नहीं प्राइस आज से 100 नहीं 150 होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर के ऊपर, जब प्राइस 100 था उस केस में वो भी कंज्यूमर ब्लूबेरीज बाय कर रहे थे जिनका विलनेस टू पे जो है वो 100 से ज़्यादा है। लेट्स से जिनका 110 था मैक्सिमम विलनेस टू पे, कि मैं 110 पे करना चाहता हूँ, वो भी 100 में अपना ब्लूबेरीज खरीदा था, जिसको 120 था वो भी खरीद रहा था, ठीक है। लेकिन जब भी जैसी प्राइस आपका 150 हो जाएगा मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण,
उस केस में क्या होगा, वैसे कंज्यूमर जिनका विलेंस टू पे पहले 110 120 100 से 150 के बीच में था, 149 के बीच में था, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे ही प्राइस 150 हुआ, ऐसे कंज्यूमर्स जिनका WTP डेट इज मैक्सिमम विलेंस टू पे जो है वो 150 से नीचे है, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। जो पहले खरीद रहे थे 110 120 पे, जिसका 110 120 जो कंज्यूमर का था WTP, वो पहले मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे, अब वो नहीं खरीदेंगे। इसके कारण आपको कंज्यूमर सरप्लस में लॉस देखने को मिलेगा। इन द सेम वे प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले जो प्रोड्यूसर आपका जिसका WTA मिनिमम WTA डेट इज मिनिमम विलनेस टू एक्सेप्ट प्राइस जो था वो आपका 100 से कम था, 99 था, 90 था, 80 था, वो मार्केट में सेल आउट कर रहे थे 100 के ऊपर भी। अब जब जैसे ही प्राइस 150 हो जाएगा, जैसे ही प्राइस आपका 150 हो जाएगा, मार्केट के अंदर बायर्स कम मिलेंगे पहले के मुकाबले, और जो सेल आउट कर रहे थे पहले उनके पास कम ऑप्शन होंगे, कम बायर्स होंगे अपने गुड्स सेल आउट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, सभी आपको प्रोड्यूसर लॉस देखने को मिलेगा, प्रोड्यूसर प्लस देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा इस केस में। सो जब भी आपका मार्केट प्राइस से डिस्टॉर्शन होता है प्राइस का, उस केस में कंज्यूमर सरप्लस लॉस देखने को मिलता है, उस केस में आपका प्रोड्यूसर सरप्लस लॉस देखने को मिलता है। कंज्यूमर सरप्लस लॉस क्यों होता है, क्योंकि कुछ कंज्यूमर जो पहले गुड्स खरीदे थे वो प्राइस बढ़ते वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, और जैसे ही मार्केट से कंज्यूमर आउट होते हैं, प्रोड्यूसर के पास जो बायर्स होते हैं गुड्स खरीदने वाले वो कम होते हैं, तो उनके कारण उनको भी लॉस देखने को मिलता है प्रोड्यूसर प्लस के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे, डेट लॉस क्या कहलाता है, ये कहता है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल टोटल सरप्लस, जो टोटल सरप्लस हमारा मैक्सिमम हो सकता है उसमें लॉस जो होता है उसको हम डेट लॉस बोलते हैं, जब मार्केट आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होता है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट P स्टार Q स्टार एट इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड सप्लाई मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इस केस में आपका टोटल सरप्लस आपका मैक्सिमम है। जब भी मार्केट आपका डिस्टॉर्टेड होता है, मार्केट का कोई डिस्टॉर्शन हुआ किसी भी कारणवश, इट मीन्स मार्केट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट से हट गया, उस केस में ये आप कंडीशन अचीव नहीं कर पाते, जिसके कारण ट्रेड मिस होता है, वेलफेयर लॉस होता है। वेलफेयर लॉस मतलब आपका टोटल सरप्लस लॉस हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन CS और डिक्रीज इन PS। डेट लॉस आपका जीरो होता है व्हेन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जब हम बोले कि मार्केट आपका कंप्लीटली इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ठीक है, कोई भी डेविएशन होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसको वो आपका टोटल सरप्लस पर कमी करेगा, जिसको हम डेट लॉस बोलेंगे। Debt loss is a key tool in evaluating the inefficiency of economic policy and understanding how society lost due to market failure. इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू जो इनएफिशिएंसी मार्केट में देखने को मिल रही है उसको मेजर करने का तरीका है डेट लॉस। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, टैक्सेस लगा दिए गए, सब्सिडीज दे दी गई, जिसके कारण मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होता है या प्राइस कंट्रोल कर दिया गया। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसके कारण मार्केट में डेट लॉस देखने को मिलता है, जो टूल होता है स्टडी करने का कितना इकोनॉमी में कितना मार्केट में वेलफेयर लॉस हो रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यहीं तक था आपका ये लेक्चर जिसमें हमने आज पढ़ा कि मार्केट लोन क्या होता है, उसका अजम्पशन क्या है। देन हमने देखा कि सप्लाई और डिमांड कर्व जो है वो प्राइस के अलावा दो और चीज़ें इंडिकेट करती है। इन द केस ऑफ डिमांड, द प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्वांटिटी रिप्रेजेंट टू मोर थिंग्स। First is the maximum willingness to pay by a consumer for a particular unit of good, and the same price represent the marginal benefit the consumer received from that unit of a good. For producer, supply curve represent the price corresponding to a quantity supplied. On the supply curve represent two more things. First, it shows the minimum willingness to accept by a producer for that unit of a good, and second, it shows the marginal cost of producing or supplying that unit of a good. So डिमांड एंड सप्लाई का आपकी दो चीज़ें और इंडिकेट करती है प्राइस के अलावा, ये हमने देखा। देन हमने देखा कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम के केस में शॉर्टेज सरप्लस सिचुएशन राइज होती है, वो कैसे होता है। देन हमने पढ़ा टोटल सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस का केस हमने डिस्कस किया। तो साथ ही हमने लास्ट में हम देखा इनएफिशिएंसी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है, और डेट लॉस का कंडीशन हमने ग्रो थ्रू किया। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट हम देखने वाले हैं PYQ, जो टॉपिक पे प्रीवियस कुछ एग्जाम्स के अंदर देखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सप्लाई किसी भी गुड का परफेक्टली इलास्टिक है, और जब डिमांड में इंक्रीज होगा उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या हुआ। परफेक्टली इलास्टिक का सप्लाई का मतलब हो गया आपका सप्लाई का आपको हो गया हॉरिजॉन्टल,
डिमांड कर्व आपका यूजुअली डाउन स्लोपिंग है। अब क्या रहा है, सब आपका डिमांड इंक्रीज हो गया है, डिमांड इंक्रीज होते हैं आपका डिमांड का शिफ्ट होगा राइटवर्ड। इससे क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ रही है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कांस्टेंट है, इस केस में ट्रू है। इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी, क्यू से Q1 आ गई, ये भी ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन इस केस में ठीक है। जब भी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा, उस केस में आपका सप्लाई कर्व आपका हॉरिजॉन्टल होगा। और जब भी इस केस में आपका डिमांड कर्व इंक्रीज होगा, विच मीन्स आपका डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज एट equivalent price. So option C, that is both A and both 1 and 2 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट में बताने कौन से स्टेटमेंट्स में ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है इफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज टू बी प्रोड्यूस एंड सप्लाइड द टोटल सप्लाई वुड इंडिकेट अ मिनिमम प्राइस ऑफ द गुड एक्सपेक्टेड बाय ईच सेलर। जैसा नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि सप्लाई कब इंडिकेट करता है, तीन चीज़ें, लेट्स से Q1 P1 Q2 P2। सप्लाई को पहले इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड विच इज़ पॉजिटिव इन द केस। ये इंडिकेट ये भी करता है कि मिनिमम विलिंगनेस टू एक्सेप्ट क्या है बाय प्रोड्यूसर फॉर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ गुड। फॉर एग्जांपल फॉर क्वांटिटी Q1 producer willing to accept minimum P1 as a price. In the same way for quantity Q2 producer willingness to accept minimum price P2 for quantity Q2। तो बेसिकली सप्लाई का आपका मिनिमम प्राइस जो है प्रोड्यूसर को कितना चाहिए फॉर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ गुड, वो भी इंडिकेट करता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस वे। अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, डिमांड फंक्शन which express the functional relationship between the quantity demand of a goods and its own price is based on ceteris paribus assumption। और तो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है कि डिमांड फंक्शन विच एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड इट्स ओन प्राइस इज बेस्ड ऑन ceteris paribus assumptions। तो बेसिकली ये बोल रहा है डिमांड का फंक्शन जो है वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ए गुड द on the base of assumption that is called ceteris paribus, means other things remaining constant। तो डिमांड सब क्वांटिटी डिमांड प्राइस के बीच आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है जब हम अज्यूम करके चलते हैं कि अदर फैक्टर्स डिमांड जो है आपके कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। सो इन दिस वे द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, देन आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिटी सरप्लस। कम्युनिटी सरप्लस का मतलब होता है टोटल सरप्लस, it is nothing but consumer surplus plus producer surplus। so answer would be option D, that is consumer surplus plus producer surplus। तो ये तीन क्वेश्चन आपको देखने मिले थे इस टॉपिक से आपके कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। तो इसी साथ आज का ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। जब गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है मार्केट के अंदर थ्रू टैक्सेस सब्सिडीज एंड प्राइस कंट्रोल, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है और डेटा लॉस कैसा होता है, कितना होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इन द कंटिन्यूशन ऑफ दिस लेक्चर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।